जय हिंद दोस्तों, नॉलेज ट्रैक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी के बारे में। तैयारी से पहले बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ओवरव्यू लेना चाहिए। यूपीएससी है क्या, आईएएस का प्रिपरेशन है क्या। ठीक है दोस्तों, आइए हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको कोई नहीं बताता है। आप कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग अपनी तारीफ करेगी, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी भी दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे तो वो अपना अपना एक पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन एक कंप्लीट राइट अप्रोच क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, ये आज हम बात करेंगे इसमें। आइए देखिए, यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो इसमें आपको एक ऑफिसर्स बनना होता है। ठीक है, आपका एक सपना होता है कि आप ऑफिसर्स बने और आईएएस जैसे प्रतिष्ठित सेवा में आपको आने का मौका मिले। ठीक है, देखिए यूपीएससी की कुछ अपेक्षाएं हैं स्टूडेंट से, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए यूपीएससी ये चाहती है कि उनको उच्च स्तरीय दक्षता के ऐसे विद्यार्थी मिलें, उम्मीदवार मिलें जो शासन के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन कर सकें। ठीक है, और ऐसे जब आप जानते हैं कि शासन में बहुत सारे आयाम्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो इसके लिए उच्च स्तरीय दक्षता चाहिए। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि एक प्रिपरेशन करते समय हमें किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी जैसी एग्जामिनेशंस को तैयारी में आपको ये सोचना होगा कि इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। देखिए, इसमें एक तो स्टूडेंट है, दूसरा है यूपीएससी है, तीसरा है आपका स्ट्रेटजी है, और चौथा जो है आपकी स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, आपको इन चारों पर बहुत अच्छे से समझना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, देखिए यूपीएससी है, यूपीएससी की कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। उस रिक्वायरमेंट्स को पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इस परीक्षा में किस प्रकार के उम्मीदवार बैठ रहे हैं, आपके प्रतिस्पर्धी बैठ रहे हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको उनकी दक्षताएं क्या है, विविधताएं क्या है, उनके पास एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपोजर माहौल उनको कैसा मिला हुआ है। दूसरा तीसरा पॉइंट्स, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक सटीक और सही दृष्टिकोण व रणनीति की आवश्यकता होती है। और चौथा, इसमें आपके पास प्रासंगिक अध्ययन सामग्री होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि कंक्लूजन के तौर पे आप बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन से पहले विद्यार्थियों को 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी की अपेक्षाएं क्या हैं, किस टाइप के कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन देते हैं, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, और स्टडी मटेरियल्स किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं यूपीएससी की अपेक्षाओं पर। सबसे पहले देखिए, यूपीएससी कहती है कि हमें एक उच्च स्तरीय दक्षता का उम्मीदवार चाहिए जिसमें बौद्धिक क्षमता हो, नैतिक क्षमता हो, बहुमुखी योग्यता हो, ताकि वो विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जा कर के अलग अलग चुनौतियों का सामना कर सके। ठीक है, और उसके बाद समकालीन मुद्दों की गहन समझ होनी चाहिए उसमें, और सामान्य सतर्कता होनी चाहिए उसमें। यानी कि आँख आँख कान नाक मुंह हमेशा खुला होना चाहिए उसका। ठीक है, और सार गर्भित प्रासंगिक व गंभीर उत्तर लेखन का कौशल भी होना चाहिए इसमें। ये तो है यूपीएससी की अपेक्षा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पर, कैंडिडेट्स कैसे कैसे लोग बैठते हैं इस एग्जामिनेशन में। तो इसमें जब आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा वेरिएशन है इसमें। इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एमबीए, न जाने का अलग कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे इसमें आके बैठते हैं। ठीक है, बहुत से तो लोग ऐसे भी हैं कि जो सिविल सर्वेंट इस समय भी हैं बच्चों, उसके बाद भी उनको अपना रैंक, अच्छा पोजीशन पाने के लिए भी वो प्रयास करते हैं। यानी कि इसमें समझ सकते हैं कि बहुत सारी विविधता से युक्त, अनुभवी और एक्सपोजर से युक्त बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। उनके पास प्रैक्टिकली स्किल्स, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होता है। वो पहले से ही हाई लेवल के दक्षता को, इन सभी दक्षताओं को पूरा कर लिए होते हैं। ऐसे लोगों को compete करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप उसे राइट अप्रोच के साथ, राइट एफर्ट के साथ, कंटिन्यू अपने ऊपर बिलीफ रखते हुए आप अचीव कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिले हैं। अब चौथा आता है, पॉइंट आता है राइट स्ट्रेटजी।
देखिए बच्चों, अगर आप राइट स्ट्रेटजी नहीं लेकर के चलोगे तो काम चलने वाला नहीं है। इसमें आपके पास एक सटीक एक्सपर्टीज का कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पहले किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, किसी फ्रेंड से मिलना चाहिए, या अपने ज़िले के किसी किसी उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलना चाहिए, जिससे इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए, टैकल करने के लिए एक सटीक व राइट दृष्टिकोण का पता चल सके। ठीक है बच्चों, आप घर पर बैठ के, टेबल पर बैठ के कलम और पेन लेकर के स्ट्रेटजी बनेंगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा 1 महीना 1.5 महीना तैयारी से पहले इन चीज़ों पर काम करिए, पूरे नेचर को समझिए। ठीक है। और चौथा चीज़ है कि इसमें लिमिटेड, ठीक है, सीमित और प्रासंगिक स्टडी मटेरियल्स का होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर इसमें आप रिलेवेंट मटेरियल्स को नहीं लेंगे, वो और साथ में लिमिटेड मटेरियल्स को नहीं लेंगे, तो आप अपने लिए एक समझिए पहाड़ खड़ा कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा पहाड़ जिस पे आप चढ़ते चढ़ते खुद ही थक जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस परीक्षा का जो नेचर है गंभीर औपचारिक शैली का नेचर है। यहाँ पे ऐसे ही ऑफिसर्स चाहिए। तो आपको बहुत ही बारीकियों से अपने अंदर ऐसे गुणों को विकसित करना होगा। देखिए, गुण क्या होते हैं, इन्हें विकसित किया जा सकता है। क्वालिटीज को धीरे धीरे विकसित किया जाता है। अपने पर बिलीव करके नियमित एक ही दिशा में लगातार चलते चलते सतत प्रयास से ये गुण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। विश्वास करिए, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत बार फेल हुए, बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन आप आज बहुत अच्छे पोजीशंस पर हैं। वो क्यों? क्योंकि वो लगातार एक ही स्ट्रेट में अपने स्ट्रेटजी पर बिलीव करते हुए, उसे कभी चेंज न करते हुए चलते रहे और थोड़ा बहुत अपने में सुधार करते रहे हैं। ठीक है। देखो, इसमें सबसे जो ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट्स है वो है आंसर राइटिंग। ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें गंभीर शैली में आपको आंसर देना है। ये है कि समझ में आए उनको आंसर। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों कि देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो उसका लैंग्वेज तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। कंटेंट भी मिलेंगे आपको ईजिली। लेकिन जब आप कोई रीजनल लैंग्वेज लेते हैं या हिंदी लैंग्वेज लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों कि आपको बहुत सारे क्लिष्ट शब्द भी मिलेंगे, या बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका आपको अर्थ ही नहीं पता होगा, या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे इंग्लिश में तो आप समझते हैं, लेकिन अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो शायद नहीं बोल पाए आप। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कंसोलिडेशन बोलूँ तो आप हिंदी में थोड़ा सा सोचेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, यूपीएससी क्या कहता है कि एक स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो, ठीक है, अच्छी समझ हो सब्जेक्ट की उसके पास, ठीक है, और वो चाहता है कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखता हो अपने टॉपिक पर। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यही वो पॉइंट्स है बच्चों जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे कंपटीशन होता है, और इस सच मायने में यहीं पे बुद्धिमानी, इंटेलिजेंट, इन सब क्वालिटीज़ का होना भी यहीं पे शो होना चाहिए। देखिए बच्चों, जब आप रिटेन एग्ज़ाम देंगे तो आपको 250 शब्दों में, 150 शब्दों में, कभी कभी 100 भी शब्दों में हो सकता है आंसर देना पड़ जाए। इतने कम शब्दों में काफ़ी गंभीर बातें पूछते हैं, व्यापक बातें पूछते हैं, व्यापक लेवल पे। तो आपको समझना होगा कि आपके पास पारिभाषिक शब्दावलियाँ, तत्सम युक्त संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा वाली शब्दावलियाँ, एनसीईआरटी की भाषा शैली, भाषा शब्दावलियाँ, और यूपीएससी के वेबसाइट पर ही यूपीएससी ने खुद ही ये मेंशन भी किया था कि आप CSTT क्या है? सेंट्रल साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का एक अपना आयोग है। वो खुद ही अलग अलग विषयों की अपनी गंभीर शैली की शब्दों को वो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में वो रूपांतरित करते हैं। तो यूपीएससी अपेक्षा भी करती है आपसे कि आप CSTT के डिक्शनरी को अपनाइए, वहाँ से अपने सब्जेक्ट्स के, मैटर्स के या कंटेंट को वहाँ से आप समझिए, वहाँ से वर्ड्स को अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो आप पारिभाषिक शब्दों को जब सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप एक लाइन में कई बातें रख पाएंगे। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास अच्छी गंभीर लेवल का शब्दावली होना चाहिए आपके पास,
और साथ में बच्चों आपको अच्छा व्याकरण का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और आप जो भी आंसर लिखिए तो संयुक्त शैली में पैराग्राफ में आंसर लिखिए। जैसे ऐसे मत लिखिए कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। ये बहुत सिंपल सतही लेवल का आपका लैंग्वेज स्किल है। लिखिए कि मैं जाता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ। तो एक ही लाइन में आपने दो बातें कर दी। इस तरीके से आप संयुक्त स्टाइल की फॉर्मेट को चुनिए। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में आपका भाषा ही आपका टूल्स है जिसके माध्यम से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आइए बच्चों देखिए, अब कंक्लूजन के तौर पे मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, एक कैंडिडेट साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल प्रिपरेशन करता है। एक्चुअल में वो प्रिपरेशन के दौरान करता क्या है, इसको समझना चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान वो अलग अलग कंटेंट को कंसोलिडेट करता है, सारगर्भीकरण एक नोट्स बनाता है, ताकि एग्जामिनेशंस के ड्यूरिंग वो उनको जल्दी से रिवाइज कर पाए और अपने आंसर्स में उनको इनपुट कर पाए। ठीक है, देखो क्या करेगा एक स्टूडेंट, 5 दिन तो लगातार पेपर होता है मेंस का, और लगभग 3500 से 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं पर पेपर में, और 2 पेपर होता है एक दिन में। ठीक है बच्चों, तो उसके पास कंसोलिडेटेड अपडेटेड एक नोट्स होना चाहिए, खुद का नोट्स होना चाहिए, ताकि वो उसको बार बार रिवाइज कर पाए और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए आंसर में। यानी कि 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। एक कि आप अपने भाषा के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, आप अच्छे सोर्सेज से, जैसे एनसीईआरटी हो गई, सीएसटीटी हो गया, तत्सम युक्त शब्दों का यूज करिए, आप संयुक्त फॉर्मेट में भाषा का यूज करिए। और दूसरा, आप कंटेंट को सारगर्भित करके कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में रखते जाइए। ठीक है, आपको पूरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसके क्रक्स को, कोर को आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नियमित तौर पर धीरे धीरे अभ्यास में लाते जाइए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तभी वो आपके अंदर आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। उच्च स्तरीय आपका प्रस्तुतिकरण आंसर में होना चाहिए बच्चों। अब ओके, अब हम बताते हैं हम सक्सेस होने के लिए क्या होना चाहिए। आपने एक ट्रायंगल तो देखा होगा ना, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स पे अगर हम 3 वर्ड्स लिखते हैं, एक है स्पीड, एक है बैलेंस, एक है वेट, मीन्स भार। ठीक है, अगर आपका स्पीड मीन्स आपका सेल्फ असेसमेंट, आपकी योग्यता कितनी आगे जा रही है इसका आप आकलन कर पाएँ। ठीक है, आपको ये पता हो कि इस एग्जामिनेशन में इतने स्पीड में मुझे आंसर लिखना है, इतने स्पीड में मुझे सोचना है, इतने स्पीड में मुझे प्रस्तुतिकरण देना है। उस स्पीड को अगर आप पा जा रहे हो, तब आपको लगेगा, तो आपको लगेगा कि वाओ, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, दूसरा है बैलेंस। बैलेंस क्या है? बैलेंस मीन्स आपका स्ट्रेटजी आपका एक राइट अप्रोच में होना चाहिए, बैलेंस वाला होना चाहिए स्ट्रेटजी। और तीसरा है वेट, मीन्स भार। आपका जो प्रयास है उस लेवल पे होना चाहिए जिस लेवल पे यूपीएससी आपसे अपेक्षा कर रही है। ठीक है, यानी कि स्पीड, बैलेंस और वेट का महत्व समझिए। जैसे एक बच्ची, आप देखते होंगे कि रोडों पर अक्सर करतब दिखाते हैं बच्चे या बच्चियां। क्या करेंगे, 2 पोल बांध सेट कर देंगे, उसमें रोप रस्सी बांध देंगे। ठीक है, अब उस बच्ची को उस रस्सी पर एक डंडे के सहारे चलना होता है। तो डंडा क्या है उसका? डंडा उसका जो हो जाता है बैलेंस, यानी कि स्ट्रेटजी है उसकी। ठीक है, अब किस स्पीड में उसको चलना है ये उसका हो जाता है प्रयास। ठीक है बच्चों, और और किस स्पीड में चलना ये उसका असेसमेंट रहता है, अंदाज़ा लगा लेती है कि मुझे इतने लेवल पे चलना है, और कितना प्रयास करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ डंडे को हिलाना है, कहाँ झुकना है, कहाँ हमें आगे तेजी से जाना है, कहाँ पे रुकना है, स्लो होना है। ये सब चीज़ें वेट को दिखाते हैं, यानी कि इसके प्रयास को। यानी कि स्पीड, बैलेंस और वेट के जरिए वो पोल पर
एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आराम से चली जाती है। इसी तरीके से इस एग्जामिनेशंस के नेचर्स को भी सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए, उसी के अनुसार आपको प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष में तो मैं यही कह सकता हूँ कि धैर्य तो रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पता चला आपके बगल का पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, आप टूट जाएंगे। तो इसीलिए एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, बहुत ज़्यादा धैर्य रखिए। ऑल द बेस्ट। चलिए बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, जय हिंद दोस्तों, बाय।